नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर सुपर 6 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र, 500 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य रामलला के दरबार का निर्माण, दिव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। लेकिन आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा से करोड़ों राम भक्त दुखी हैं। करोड़ों लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। कल इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है और लगातार नवभारत आपको इस बड़ी खबर पर अपडेट भी दे रहा है। कल ही हमने बता दिया था और उस खबर पर आज मुहर भी लग गई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने आज इस्तीफा भी दे दिया। यह सब तब हुआ जब एसआईटी ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपी। एसआईटी की इस जांच के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने मंदिर के चढ़ावे पर 70 बार डाका डाला है। चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया, जिसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इसके ठीक 2 दिन बाद बड़ी कार्रवाई हो गई। आज नवभारत सुपर 6 के इस खास शो में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की भूमिका से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हिडन कैमरे ने इस महाचोरी का खुलासा किया। तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इनमें ज्यादातर मंदिर के वो कर्मचारी हैं जो चढ़ावा गिरने का जिम्मा संभालते थे। लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए महीने की सैलरी वाले इन कर्मचारियों के घरों से लाखों की बरामदगी हो रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा यह घपला हुआ होगा। चलिए सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी के इन किरदारों के बारे में बता देते हैं जिनकी चर्चा हो रही है और जिनकी तस्वीर हमने आपको सबसे पहले स्क्रीन पर रखी भी थी। आरोपी नंबर 1 है और आरोपी नंबर 1 है, यह सामने आप तस्वीर इस साइड में देख रहे हैं। आरोपी नंबर 1 है रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो कि महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। और इसकी जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी यह थी इस टिन्नू यादव की कि दान पात्रों की देखरेख करे, उसकी व्यवस्था देखे और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचा दे। टिन्नू यादव पर दान पात्र से करोड़ों रुपए के गबन के आरोप है। अयोध्या समेत आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाने का भी इस टिन्नू यादव का आरोप है कि जो संपत्तियां गायब हुई या जो पैसे गायब किए उसने उसका इस्तेमाल अपनी प्रॉपर्टी खड़ा करने में किया। अब आरोपी नंबर 2 की बातचीत होती है। आरोपी नंबर 2, यह तस्वीर आप देखिए, अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा पर भी आरोप है। चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड यह बताया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में, यानी जहां पर चढ़ावे की गिनती हुआ करती थी, उस कक्ष में यह शामिल रहता था, गिनती में शामिल रहता था। आरोप है कि यह मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके पैसे बाथरूम में छिपा देता था। आप सोचिए क्या जहन में चल रहा था इस अनुकल्प मिश्रा के। इसी रकम से अनुकल्प मिश्रा ने लाखों की संपत्तियां खड़ी कर दी, यानी राम भक्तों का चढ़ावा अनुकल्प मिश्रा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक और नाम है आरोपी नंबर 3 और यह आरोपी नंबर 3 है लवकुश मिश्रा। इसकी भी तस्वीर आपके सामने है। यह आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है, यानी जो पहले वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अनुकल्प मिश्रा की, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका बहनोई है। और मंदिर में चढ़ावे नकदी की काउंटिंग का यह सदस्य था, यानी यह भी जो है उन लोगों में शामिल था, लवकुश मिश्रा, जो गिनने की प्रक्रिया में थे। लवकुश मिश्रा पर भी आरोप है कि इसने चढ़ावा चोरी की रकम से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। जांच के दौरान लवकुश के घर से 12 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी हुई है। आरोपी नंबर 4 की बात, अब इसको भी आप ध्यान में रखिए। इस नाम को मनीष यादव नाम है, जो कि रिश्ते में रमाशंकर और टिन्नू यादव का भतीजा लगता है। मंदिर में इसकी जिम्मेदारी भी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना था। मनीष यादव पर भी मंदिर के चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा है। जांच के दौरान मनीष के घर से भी 36 लाख रुपए बरामद हुए। अब आरोपी नंबर 5 की बातचीत। आरोपी नंबर 5 है सुभाष श्रीवास्तव। यह तस्वीर में देखिए, सुभाष श्रीवास्तव यह बैंक का रिटायर कर्मचारी। मंदिर में इसके पास कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी की जिम्मेदारी थी, यानी जो लोग गिनती कक्ष में जाकर प्रभु राम के आगे भक्तों ने कितना चढ़ावा दिया उसकी जो गिनती होती थी, उस गिनती कैश काउंटिंग जो स्टाफ था उसका प्रभारी था, इंचार्ज था। सुभाष श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने निगरानी में लापरवाही बरती और जाहिर सी बात है जब इंचार्जी लापरवाही बरतेगा तो नीचे तो लूट होगी। साथ ही यह चढ़ावे में आए और रुपयों की चोरी में भी शामिल था। अब आरोपी नंबर 6 का भी नाम जान लीजिए, अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला, इसके पास भी मंदिर में दान के रुपयों को कक्ष तक लाने और उसकी गणना करवाने की जिम्मेदारी थी, यानी चढ़ावे की गिनती में यह अविनाश शुक्ला भी शामिल था। आरोप है कि यह दान में आए रुपयों की चोरी करता था। आरोप यह भी है कि इन रुपयों से अविनाश शुक्ल ने अयोध्या के आसपास कई सारी संपत्तियां खरीद ली कि विकास हो रहा है, उसी विकास में हम अपना भी विकास कर रहे हैं। एक और नाम है और यह नाम है करुणेश पांडे का। ये आरोपी जो अनुकल्प मिश्रा जो हमने आपको पहले बताया, ये उस अनुकल्प मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है।
करुणेश के पास से भी दान के रुपयों को लेकर, यानी दान के जो रुपए थे उनको कक्ष तक लेकर, यानी जो गिनती कक्ष था वहां तक लेकर जाने की जिम्मेदारी थी, गिनती करने की जिम्मेदारी थी। इस पर भी दान के रुपयों की चोरी का आरोप लगा। इन रुपयों को ये अयोध्या के आसपास अपनी प्रॉपर्टी खड़ा करने में निवेश कर रहा था, यानी चढ़ावा राम भक्तों का जो चढ़ा रहे थे, पैसा राम भक्तों का चढ़ावा प्रभु राम लला के आगे और इस्तेमाल कर रहा था। ये एक और आरोपी है, आरोपी नंबर 8 है रमाशंकर मिश्रा। मंदिर के चढ़ावे की गिनती में भी ये शामिल था। दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आने और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी इस पर थी। रमाशंकर मिश्र पर आरोप है कि ये आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी कर रहा था। तो ये 8 आरोपी, ये चेहरे जो हमने आपको दिखाए हैं, ये चेहरे यानी आप देखिए प्रभु राम लला विराजित, और ये जो 8 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 8 चेहरे फिलहाल जेल जा चुके हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने राम भक्तों का जो धन था उस धन को लूटने का काम किया। ये 8 चेहरे। टिन्नू यादव, जिसे पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, ये वो शख्स है जिसका राम मंदिर में दखल चंपत राय के बाद सबसे ज्यादा हुआ करता था। एसआईटी की जांच के दौरान उसके पास से लाखों रुपए की नकदी मिली और अयोध्या समेत आसपास के जिलों में संपत्तियों का भी खुलासा। नवभारत की टीम जब टिन्नू यादव के घर पहुंची तो क्या कुछ दिखा, हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की यह रिपोर्ट आप। राम मंदिर के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। चढ़ावा चोरी के मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। जी हां, वही टिन्नू यादव जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कुछ साल पहले तक अदना सा एक ऑटो ड्राइवर कैसे करोड़पति बन गया, ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरी से ही संबंधित है। और देखिए, इस वक्त जब से उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, टिन्नू यादव का जो परिवार है वो यहां से गायब हो चुका है, यानी परिवार के जो लोग हैं वो घर छोड़कर इस वक्त फरार हो चुके हैं। परिवार का कोई भी सदस्य यहां पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और टिन्नू यादव वो शख्स हैं जिनके पास मंदिर परिक्षेत्र के सभी दान जो पात्र थे उनकी चाबियां हुआ करती थी। उनका जो दखल था वो चंपत राय के बाद सबसे अधिक हुआ करता था और यही कारण है कि जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो उनके पास से लाखों रुपए के जो नकदी हैं वो बरामद हुए हैं। उनके जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन है उसको खंगाला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कुछ साल पहले तक ऑटो चलाने वाले टिन्नू यादव ने अकूत दौलत कमाई है और उन्होंने उनके पास बाकायदे 60 से अधिक कमरों का एक होटल है। इसके अलावा कई जमीनें भी उन्होंने खरीदी थी। तो यह आशुतोष की रिपोर्ट आप देख रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी के बारे में आप डिटेल से जानेंगे तो यकीनन आप दंग रह जाएंगे। अब आपको शुरू में बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कहां से हुआ और इसकी आप सिलसिलेवार तरीके से कहानी जाने। मई महीने के आखिर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मंदिर में चढ़ावा चोरी का शक हुआ, जिसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बैंक में जमा होने वाली रकम का ब्यौरा देखा। दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल से यह शक यकीन में बदल गया कि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है और यहीं से शुरुआत हुई इस मामले के खुलासे की। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक बार में एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते के क्रम में चढ़ावे की रकम में 500 की गड्डी कम पाई गई, जिसके बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाने का फैसला लिया और आनन फानन में कैमरों को इन कमरों में इंस्टॉल करा दिया गया। जैसे ही हिडन कैमरे नकदी गिनने वाले कमरों में लगाए गए वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा। चढ़ावा चोरी की साजिश का खुलासा हो गया। इसके बावजूद आरोपी इस कदर बेखौफ थे कि नोट गिनने के दौरान सीसीटीवी के सामने तक खड़े हो जाते थे और पीछे से पैसा निकल जाए, यानी सीसीटीवी को ढक ले और चोरी हो जाए। आप सोचिए कितनी बेखौफ होकर चोरी की जा रही थी। और जैसे ही एक आरोपी सीसीटीवी के सामने खड़े होता था, दूसरा साथी नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपा लेता था और वहां से लेकर निकलता था। लेकिन वो भूल रहे थे कि भगवान राम के दर पर हैं और इंसाफ तो होता है, चोरी करेंगे तो हिसाब भी बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है फिर यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। हिडन कैमरे में आरोपियों की चोरी को उजागर कर दिया और हिडन कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा करते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक में जमा करने से पहले सिर्फ गड्डियों की गिनती होती थी, यानी एक बार जब गड्डी बन गई उनको सीधे बैंक में जमा कर लिया और वहां गड्डी गिनी जाती थी, नोट नहीं गिने जाते थे। नोट की गड्डियों की गिनती के आधार पर एक वाउचर तैयार किया जाता था, लेकिन बैंक में रकम जमा करने से पहले ही हर गड्डी में जितना एक्स्ट्रा नोट होता था वो निकाल लिया जाता था।
इस तरह आरोपी वाउचर से रकम का मिलान और चोरी भी करते थे। आरोपी अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। आरोप है कि अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मिली भगत से अनुकल्प ने चढ़ावे की चोरी की। मामले के खुलासे के बाद लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख कैश भी बरामद हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग किसी न किसी के परिचित, यानी कनेक्शन जुड़ा हुआ, एक नेक्सस बना हुआ था। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का भतीजा मनीष भी नोट गिनने वाले कर्मचारियों में शामिल। इनके अलावा अनुकल्प मिश्रा ने भी अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को नोट गिनने की जिम्मेदारी दिलवाई थी। ऐसा खुलासा हुआ है कि ड्यूटी से वापस जाते समय कर्मचारियों की तलाशी तक नहीं ली जाती थी। कायदे से होना यह चाहिए था कि जो अंदर जा रहे हैं गिनने, तो जाते समय और आते समय दोनों समय तलाशी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती थी ऐसे। आरोपी अविनाश पांडे के पकड़े जाने पर चढ़ावा चोरी पर परत दर परत खुलासे शुरू हो गए और एक एक कर बातें आने लगी। तो ये पूरी कहानी की आखिरकार ये खुलासा कैसे हुआ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मुनीर और शहबाज को डर सताने लगा है कि कहीं उनके मुल्क में फिर से 1971 रिपीट न हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े फिर से न हो जाए। लेकिन उससे पहले देखिए 2 मिनट में आज की बड़ी खबर। देवरिया में 456 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देने के बाद सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा सपा सरकार में पूरा खानदान ही पैसा वसूली के लिए निकल पड़ता था। सीएम योगी बोले सपा और कांग्रेस ने यूपी को माफियाग्रस्त बना दिया, जबकि हमने माफिया और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरान ड्रग्स नेटवर्क पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अमित शाह ने कहा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ जंग के निर्णायक मोड़ पर है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का नेशनल रोड मैप तैयार। एक और बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी चल रही। विधानसभा में बिल पेश करने की कवायद चल रही। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उधर टीएमसी ने यूसीसी का विरोध किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी बंगाल में गवर्नेंस नहीं कर रही, बल्कि कम्युनल एजेंडे पर खेल। एनसीईआरटी की किताब को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। पहले 9वीं क्लास की सोशल साइंस में आपातकाल का अध्याय जोड़ा गया और अब एसआईआर प्रक्रिया को भी शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने वाला बताया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा एनसीईआरटी बीजेपी का विभाग बन चुका है जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से लालू परिवार की रुखसती की तैयारी शुरू हो गई है। राबड़ी आवास से सीसीटीवी कैमरा हटाया जाने लगा है। राबड़ी को आवास खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम 29 जून तक का है। इस बीच राबड़ी देवी को आवंटित नए सरकारी बंगले में रंग रोगन भी शुरू हो गया है। 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में जहां भगवा रंग था उस पर हरा रंग चढ़ा दिया गया। और अब वक्त है नवभारत सुपर 6 की अगली स्पेशल स्टोरी का। सवाल कि क्या पाकिस्तान में 1971 वाला दौर दोहराने वाला है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान टूटने की कगार पर खड़ा है? दरअसल एक तरफ पीओजे और दूसरी तरफ बलूचिस्तान, दोनों ही प्रांत में इस वक्त आजादी के नारे लग रहे हैं। आवाम अपने हक की लड़ाई लड़ रही और मुनीर एंड कंपनी को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान में फिर से 1971 ना दोहरा दिया जाए। दरअसल बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की जाति पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हम आपकी बहादुरी 1971 में देख चुके, जब आपने ढाका में घुटने टेक कर हथियार डाल दिए। अख्तर मेंगल ने 1971 का जिक्र कर पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अब वो दिन दूर नहीं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर टूटने का जख्म झेले। पहले आप अख्तर मेंगल का बयान सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर मेंगल ने 1971 का जिक्र किया। तो अख्तर मेंगल का बयान आपने सुना, अब आपको यह भी बता देते हैं कि 1971 की जंग पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी क्यों। दरअसल 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूरे पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत हासिल की। खासतौर पर पूर्वी पाकिस्तान में उन्हें भारी समर्थन मिला, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इस राजनीतिक असहमति और दमन के चलते तनाव चरम पर पहुंच गया और 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से एक भयानक सैन्य अभियान शुरू कर दिया और ढाका विश्वविद्यालय, छात्रावासों और बंगाली इलाकों को टारगेट कर बड़े पैमाने पर हत्याएं, लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद मार्च 1971 से शुरू हुए पाकिस्तानी अत्याचार और लगातार बढ़ते शरणार्थी संकट ने भारत के लिए गंभीर सुरक्षा और मानवीय समस्या खड़ी कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का समर्थन कर दिया और नवंबर 1971 में भारतीय सेना ने सीमा पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के पश्चिमी मोर्चे पर अचानक हवाई हमला कर दिया।
और यह जंग 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। इस हार के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए पाकिस्तान से अलग हो गया और स्वतंत्र बांग्लादेश देश का जन्म। शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तानी जेल में कैद थे, युद्ध समाप्त होने के बाद रिहा हुए और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये 1971 का दर्द पाकिस्तान का।